हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 सीबीएसई का चैप्टर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका अभी हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, आधा पोर्शन, और आधा पोर्शन हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आप दोनों पार्ट बहुत ही ध्यान से देखा करिए और पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे ही चैप्टर आपको ढंग से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ये क्या होता है? एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज ऑल दोज कंडीशंस एंड देयर इफेक्ट्स व्हिच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। सारी हमारे आसपास की जितनी भी स्थितियां हैं, हवा, पानी, जानवर, पौधे, फूल, पत्ते या और ह्यूमन बींग्स, हम फेलो ह्यूमन बींग्स, वो सारा एक इंसान का एनवायरनमेंट कहलाता है, जिसमें वो जीता है और मर जाता है। इट इज द सम टोटल ऑफ सराउंडिंग्स एंड रिसोर्सेज दैट अफेक्ट एग्जिस्टेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो हमारे जीवन की क्वालिटी को डिफाइन करता है, हम कैसा जीवन स्तर रखते हैं और हम कैसा जीवन यापन करेंगे, सब कुछ डिफाइन करता है। जैसे कि आप देखिएगा, रेगिस्तान के लोग गर्मी में बहुत ज्यादा रहते हैं, वहीं पे आपके बर्फीले इलाकों में बर्फ बहुत पड़ती है तो वहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है। उस हिसाब से ही लोग वहाँ के एडजस्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं। वहाँ का वेजिटेशन भी अलग होता है। अब वेजिटेशन के हिसाब से गर्मी, सर्दी, जो भौतिक स्थितियां, उनके हिसाब से इंसान का जीवन चलता है और बहुत ज्यादा इफेक्ट भी होता है। According to the Environment Protection Act 1986, environment includes water, air, land, and the interrelationships which exist between water, air, land, human beings and other creatures, plants, microorganisms and property। तो जितनी भी भौतिक स्थितियां हैं, माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, झरने हैं, पेड़ पौधे, जानवर, कीट, जितने की कीड़े मकोड़े और जो बहुत ही माइक्रोब्स हैं जो आंखों से भी नहीं दिखते, वो भी हमें इफेक्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ कि जब कोई चीज, आप जैसे कि सब्जियों के जो छिलके हैं वो फेंक दो आप, या पत्तियां फेंक दो, थोड़े दिन बाद वो सड़ी हुई मिलेंगी आपको, और उससे भी ज्यादा दिन जाओगे तो आपको गायब ही मिलेंगी। तो वो कौन करता है? वो जो नेचुरल स्कैवेंजर्स हैं, आपके नेचुरल स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, उनको वो कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, वो सड़ जाते हैं और धीरे धीरे गायब होकर सॉइल में ही मिल जाते हैं। तो ये सारे काम कौन करता है? प्रकृति में जितने भी अनगिनत माइक्रोब्स हैं वो करते हैं। इस तरह हवा, पानी हमें प्लांट से मिलता है, प्रकृति से मिलता है, माउंटेन से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो सब चीजें हमारी लाइफ को बहुत इफेक्ट करती हैं। और इनके जो इंटररिलेशनशिप्स हैं, वाटर के, एयर के, लैंड के, इंटररिलेशनशिप्स यानी तारतम्य, संबंध, आपसी संबंध है। देखिए, पानी किसको इफेक्ट करेगा? हवा में जब पानी बरसता है तो हवा में ह्यूमिडिटी हो जाती है, ठीक है? तो पानी ने हवा को इफेक्ट किया, इस तरह हवा भी पानी को इफेक्ट करती है। जब बारिश होती है तभी हवाएं तेजी से चलती हैं और बादलों के डायरेक्शन होते हैं। इस तरह के जो आपसी संबंध है, आपसी जो एक्शंस, रिएक्शंस है, ये हमारी लाइफ को बहुत इफेक्ट करते हैं। इसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। देन एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं? फिजिकल और लिविंग। तो फिजिकल कौन से होते हैं? पत्थर हो गए, नदियां हो गए, झरने हो गए, पर्वत हो गए, सारे क्या है? एबायोटिक, जिनमें लाइफ नहीं मानी जाती है। एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट तो पहले कौन से हैं? फिजिकल या एबायोटिक, यानी निर्जीव जो एलिमेंट्स हैं वो है। दूसरे है लिविंग और बायोटिक एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है? बायोटिक यानी जो जीवन है, जिनमें लिविंग है। Physical elements include air, water, land, soil, climate, mountains, minerals and all other resources which nature has provided to us free of cost। तो ये free of cost मिले, नेचर के गिफ्ट्स हैं हमें, जो जितने भी हवा, पानी, पर्वत हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आयरन हो रहा है, जितने मिनरल्स हैं, वो सब हमें मिले हैं। ये कौन से? फिजिकल एलिमेंट्स हैं। दूसरे आते हैं लिविंग एलिमेंट्स। इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स like birds, plants, animals, forests, fisheries, etc. which impact human life। और ये सारे क्या? लिविंग क्रिएचर्स हैं। जैसे चिड़िया में जीवन होता है, प्लांट में जीवन होता है, एनिमल्स में जीवन होता है, फॉरेस्ट लाइफ जितने भी हैं उनमें जीवन होता है, मछलियां हैं उनमें जीवन होता है। तो जो भी जीवित है वो क्या है? आपकी बायोटिक है, लिविंग है, ठीक है? देन सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, इट सस्टेन्स लाइफ, इट assimilates या डाइजेस्ट वेस्ट एंड इट एनहेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ।
पहला क्या, एनवायरमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। जितने भी लैंड लेबर है, इनफैक्ट जो मशीनरी बनाते हैं, अब मशीन कोई ऐसा तो नहीं कि हम हवा में बना देंगे भाई, मशीन के लिए हमें स्टील चाहिए, आयरन चाहिए, प्लास्टिक, जितनी भी चीजें आप कर रहे हैं वो सब नेचर से हमें मिली हैं। तो ये क्या हमें सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन देता है। यहाँ की जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो भी नेचुरली तो लिविंग है, बायोटिक पार्ट है, तो वो भी लैंड लेबर कैपिटल जितना भी है सब हमारा बायोटिक पार्ट है, वो प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज देता है। या फिर जैसे हमें नमक बनाना है तो वो हमें सी सॉल्ट से मिलेगा या रॉक सॉल्ट से मिलेगा, माउंटेन से मिलेगा। जो भी प्रोडक्शन, जो भी उत्पादन पृथ्वी पर होता है, जो आपके फर्म्स में, इंडस्ट्रीज में होता है, उस सब के लिए कहाँ से रिसोर्सेज आते हैं, उत्पादन के साधन कहाँ से आते हैं, प्रकृति से आते हैं, आपके एनवायरमेंट से आते हैं। इट सस्टेन्स लाइफ, ये हमारे जीवन को चलाता है। एनवायरमेंट नहीं तो हम नहीं, ठीक है। हवा पानी, अब थोड़ी देर आप सांस बंद कर लो, मिनट भर सांस बंद करना भी बहुत बड़ी जंग है भाई। योगा करने वाले भी 45 सेकंड से लेकर 1.5 मिनट तक ही सांस रोक सकते हैं। तो एक हवा को ही ले लो तो मर जाएंगे हम बिना हवा पानी के किसी के भी। तो एनवायरमेंट के बिना हमारा जीवन नहीं है। इट एसिमिलेट्स और डाइजेस्ट वेस्ट। अब इसका मीनिंग समझिए, एसिमिलेट्स का मतलब है अपने में निहित करना, डाइजेस्ट करना या एब्जॉर्ब करना। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो पत्तियां वो सड़ जाती हैं, सॉइल में मिल जाती हैं। तो जो भी हम पॉल्यूशन करते हैं, जो भी हमारी गतिविधियां हैं की कंजम्पशन की, जीवन यापन की, उसकी वजह से जब जीते हैं हम, तो हम बहुत सारी गतिविधियां करते हैं। हम वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, हम सीवेज में, नालियों में अपना कचरा फेंक देते हैं। तो ये सारा कुछ है, ये प्रकृति क्या इसको डाइजेस्ट करती है। डाइजेस्ट यानी इसको एब्जॉर्ब, इसको डिके करती है, डिकम्पोज करती है। तो ये भी इसको डाइजेस्ट करना ही कहेंगे। पृथ्वी हमारी, सॉइल में दबा दो कोई चीज आप, मिट्टी में कितने भी छिलके दबा दो, कितनी भी चीजें दबा दो, सब डाइजेस्ट हो जाती है। कितनी भी गंदगी पृथ्वी पर फेंक दो, बहुत सारी गंदगी साफ हो जाती है। लेकिन कुछ प्लास्टिक जैसी चीजें वो हजारों साल लेती है डिकम्पोज होने में, वो एक अलग चीज है। इट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। प्रकृति हमारे जीवन को एनहांस करती है, उसे बेहतर बनाती है, हर तरह से बेहतर बनाती है, हमें स्वस्थ रखती है, हमारी सारी सुविधाएं पूरी करती है। एनवायरमेंटल क्राइसिस। Environmental crisis occurs when resources are overexploited and it exceeds the carrying or bearing capacity of environment. Environmental crisis क्या होती है? Crisis यानी मुसीबत। Environment किसी की जो क्राइसिस आई है, मुसीबत आई है, जो उसमें एक उथल पुथल पैदा हुई है, जिसकी वजह से हमारा जीवन खतरे में है, पूरा हमारा ओजोन लेयर खतरे में है, वो डिप्लीट हो रहा है, हमारी हवा जो है वो कंटामिनेट हो रही है, पॉल्यूट हो रही है, हमारे लोगों को बहुत तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, जो नेचुरल बैलेंस है वो खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो रिसोर्सेज है हमने उन्हें ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया है। ओवर एक्सप्लॉइट का मतलब है जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है प्लांट से, हम उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। या फिर हमारा जो हवा, जो पानी है, जो बरसात हो रही है, फ्रेश वाटर आ रहा है नदियों में, उससे ज्यादा हम गंदगी के सीवेज उसमें डाल रहे हैं। जैसे कि हमारा जो टॉयलेट से जाता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है, जितने भी सीवेज का जो केमिकल्स डाल रहे हैं नदियों में। अब नदियों का जो फ्रेश वाटर है उसके हिसाब से हमारे सीवेज बहुत ज्यादा होने लगा है, वो बेचारी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, इसलिए कंटामिनेट होती जा रही हैं। तो जो कैरिंग और बियरिंग कैपेसिटी है, बियर करने का मतलब क्या है? बोझा ढोना कहते हैं जिसको, बोझ उठा सकना। जैसे सपोज मैं 50 केजी वेट अपने सर पे उठा पाऊं और आप मेरे सिर पे 100 केजी लाद दो, तो हो सकता है मैं गिरी जाऊं, यहीं ढेर हो जाऊंगी। ऐसे ही प्रकृति का भी है भाई। जितना हम एक गिलास पानी में सपोज हम थोड़े बहुत इम्प्योरिटीज होंगे तो उनको झेल जाएंगे, हमारा शरीर झेल जाएगा। लेकिन अगर हमने उस पानी में थोड़ा सा नाली का पानी मिला के डाल दिया या सीवेज का पानी डाल दिया तो हम तो मर ही जाएंगे उस पानी को पीकर। ऐसे पृथ्वी का हो रहा है। जो हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो डाइजेस्ट करने की, एब्जॉर्ब करने की जो शक्ति है ना एनवायरनमेंट में, जो उसको शुद्धिकरण करने की शक्ति है। जैसे कि अगर आप हवा को पॉल्यूट करते हैं किसी भी तरह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट से, स्मोक से या किसी भी तरह से, तो हवा अपने आप को शुद्ध कर लेती है, साफ कर लेती है। ऐसे सॉइल में आप गंदगी मिला देते हैं तो सॉइल भी अपने आप को धीरे धीरे डिकम्पोज करके साफ कर लेती है, इसका नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? इतनी सारी गंदगी डाल रहे हैं, इतना सारा पोल्यूशन कर रहे हैं कि हवा, पानी और हमारी जो प्रकृति के बस की बात नहीं थी कि उसका बोझा उठा सके, हमारी गंदगी का बोझ उठा सके, और इसीलिए क्राइसिस आ चुका है। It also occurs when there is over creation of waste and pollution which cannot be tolerated by absorptive capacity of earth। वही हमने अभी डिस्कस किया कि हमारी पृथ्वी इसको साफ नहीं कर पा रही और झेल नहीं पा रही हमारी गंदगी को। कैरिंग कैपेसिटी एंड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट स्टैंड्स फॉर अ बैलेंस बिटवीन एक्सप्लॉयटेशन
एंड जनरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन यानी यूज करना एक तरह से, या बर्बाद करना। हम कुछ रिसोर्सेज तो यूज कर रहे हैं, कुछ बर्बाद भी कर रहे हैं। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हमारे घरों में जो पानी होता है, पहले क्या था, लोग कुएं से, नदियों से, या छोटी छोटी स्प्रिंग होती थी, उनसे, तालाबों से पानी भर भर के अपने घर में यूज करते थे। तो 2-4 मटके ले आएंगे, कितना लाएंगे पानी, नहा धो के वहीं आ जाते थे। अब क्या, हमारे घर घर में मोटर लगे हैं, सबमर्सिबल लगे हैं। अब ऐसी मोटर लगा के पानी जो टंकियों में चढ़ा देते हैं हम, अब उसको टैप खोल दिया, हमारी जो मेड है वो टैप खोलकर गैलेंस ऑफ पानी वेस्ट कर देती। कितना सारा ड्रम भर के पानी, वो एक टाइम के बर्तन मांजती है, झाड़ू पोछा, धुलाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम पानी बहुत वेस्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं कि जो हमारी वेस्टेज ज्यादा हो रही है। हम खाना कम खा रहे हैं, फेंक ज्यादा रहे हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो, उनका जो बैलेंस होता है एक्सप्लॉयटेशन यानी यूज का या उनको बर्बाद करने का, और एक होता है जनरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कितने पैदा हो रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ट्रीज। ट्री फैलिंग एक्टिविटी जो माउंटेन्स में हो रही है, जिससे लंबरिंग वगैरह होता है माउंटेन्स में, बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते हैं, नदियों में जो बहती हुई नदियां हैं, झरने, उनमें बहा दिए जाते हैं, और फिर प्लेस में आकर उन पेड़ों को इकट्ठा करके फर्नीचर वगैरह जो भी आर्टिफैक्ट्स में बनते हैं। अब देखिए, पेड़ तो कम उग रहे हैं, एक पेड़ को पूरा होने में शायद 20 साल में एक पेड़ बड़ा होता है, लेकिन हम लगातार रातों रात हमने तो इतने सारे पेड़ काट दिए, रातों रात तो पेड़ उग के बड़े होने से रहे। तो हमारे पेड़ों की कटाई ज्यादा हो रही है, पेड़ उगाए कम जा रहे हैं, लगाए कम जा रहे हैं, इसलिए हमारे भूस्खलन होते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, माउंटेन्स बिल्कुल हमने साफ कर डाले। इस तरह बहुत सारी हमें नेचुरल जो कैलामिटीज उनका सामना करना पड़ रहा है। तो व्हेन रिसोर्सेज आर जनरेटेड लेस and exploited or used or wasted more, this balance is disturbed। इसलिए होता है, कैरिंग कैपेसिटी उसकी हमारी कम है, बोझा ढोने की कैपेसिटी। एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, वही मैंने आपको बताया था, जो वेस्ट है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी हमारी घटती जा रही है। Then causes of environmental crisis, pollution explosion। पॉल्यूशन यानी जनसंख्या विस्फोट जिसे कहते हैं हिंदी में। हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा बोझ होना पड़ रहा है। हम बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन हम उनको उगा कम रहे हैं, पैदावार हमारी कम है, प्रकृति की उतनी झेलने की शक्ति नहीं है कि इतनी सारी पॉपुलेशन का, जनसंख्या का बोझ ढो सके। देन वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अब जब नेचुरल रिसोर्सेज कम पड़ेंगे और प्रोडक्शन रिसोर्सेज कम पड़ेंगे, पृथ्वी की कैपेसिटी कम पड़ेगी, जो जनसंख्या है उसका क्या होगा। कुछ लोग जो अमीर हैं, कुछ लोग जो ब्लेस्ड हैं बचपन से या फिर धनाढ्य परिवारों से है ना, उनके घर रिच हैं, तो उनका क्या है, वो तो अपना जी लेंगे, या फिर पढ़े लिखे हैं, नौकरी कर ली अच्छा ऑक्यूपेशन। बाकी जो लोग बचे क्या, अब इतनी सारी नौकरियां कहाँ से आएंगी, तो कुछ लोग तो बचेंगे जिनके पास नौकरी नहीं होगी, वो गरीबी रेखा के नीचे जिएंगे, पॉवर्टी में जिएंगे, गरीबी में जिएंगे। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अब बहुत ज्यादा शहरीकरण हो रहा है। अर्बनाइजेशन, बहुत सिटीज बन रही है, नई नई टाउनशिप्स बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं। अब ये बिल्डिंग जो बन रही है, इसकी वजह से क्या होता है, नए नए सीवेज सिस्टम बन रहे हैं, पानी बहुत चाहिए, जो जितनी भी सुविधाएं हैं शहरों में बहुत चाहिए। अब शहरीकरण की सुविधाएं अलग होती हैं, गाँव में थोड़े में काम चल जाता है, शहरों में तो भाई हर चीज बहुत ज्यादा चाहिए ना। अब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उन्हें पानी लगातार, वाटर 24 घंटे वाटर सप्लाई चाहिए, 24 घंटे बिजली की सप्लाई चाहिए, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट उससे जनरेट होता है और एनवायरनमेंट को दिक्कत होती है। इंक्रीज्ड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। खेती में भी क्या हो गया है, देखिए ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है वो चल तो रहा है, किसान अपने काउडंग को या जो वर्मी कंपोस्ट है, जो केचुए के द्वारा आप खाद उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, केचुए अर्थवॉर्म्स के से भी कंपोस्ट बनाते हैं ना, वर्मी कंपोस्ट जो बनता, वो खेतों में यूज तो हो रहा है, लेकिन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी है। यानी ऑर्गेनिक खेती अभी भी बहुत कम हो रही है। इनऑर्गेनिक यानी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स उनका ज्यादा यूज हो रहा है। अब जब केमिकल फर्टिलाइजर्स हम खेतों में डालते हैं, इससे क्या होता है, जो पानी हम उसमें डालते हैं, तो पानी के द्वारा, पानी के साथ ये सारे केमिकल्स हमारी पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। तो जो वाटर टेबल है हमारी पृथ्वी के नीचे वाला, वो भी सारा कंटामिनेट हो रहा है, वो सारा उसमें केमिकल जा रहे हैं, तो वो पानी फिर हम पी रहे हैं, तो नेचुरल क्राइसिस अपने आप आ रहा है। देन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ज्यादा औद्योगिकीकरण हो रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं हम, नए नए शहर बन रहे हैं, तो नई नई इंडस्ट्रीज चाहिए, उनमें रोजगार भी लोगों को मिल रहा है। तो इंडस्ट्रीज लगाने की वजह से भी हमारा जो केमिकल सीवेज में जो जाता है, केमिकल जो एफ्लुएंट्स जाते हैं, जब केमिकल कोई प्लांट लगाते हैं तो उसका जो पानी है या किस तरह का वेस्ट है वो सारा सीवेज में जाता है या पृथ्वी पर सॉइल में जाता है, उसकी वजह से औद्योगिकीकरण की वजह से भी हो रहा है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स,
हर घर में लगभग 2-3 कार हैं और व्हीकल्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, रेलवे सिस्टम है, ट्रैम्स हैं, शिप्स हैं, पूरी पृथ्वी पर जाल बुना हुआ है। फिर एयरक्राफ्ट्स हैं आपके, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स हैं और बहुत सारे पता नहीं कितनी व्हीकल्स हैं, यानी जो आवागमन के साधन हैं वो भी इसमें नेशनल क्राइसिस, एनवायरमेंटल क्राइसिस में योगदान देते हैं। डिसरिगार्ड फॉर द सिविक नॉर्म्स, जितने भी हमारे सिविक नॉर्म्स हैं, सिविलियन नॉर्म्स हैं, हमें समाज में कैसे सफाई से रहना चाहिए, कम हमें गंदगी करनी चाहिए, ये सब नॉर्म्स कोई फॉलो नहीं करता, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। ग्लोबल वार्मिंग, इट इज अ सिचुएशन रेफरिंग टू ग्रेजुअल बट कंसिस्टेंट इंक्रीज in global temperature that occurs due to environmental pollution and deforestation. Deforestation यानी कि फॉरेस्ट का खत्म होना, धीरे धीरे डिप्लीट होना, ठीक है। अब मैंने अभी बताया कि हिली एरियाज में बहुत सारे पेड़ काटते 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 पेड़ तो खत्म होते जा रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना। फॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ काट देना, खत्म कर देना। जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो खत्म होता जा रहा है हिल रीजन से। बाकी जो शहरीकरण हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज लगी उनकी वजह से जो जंगल थे वहां पे शहर बन गए, इंडस्ट्रीज लग गई, बड़े बड़े आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन गए। अब इसकी वजह से क्या है, जो पेड़ हैं कटते जा रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। उसकी वजह से क्या है, हमारा जो हीट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स में ट्रैप हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। लगातार हमारा टेम्परेचर हमारे विश्व का, संसार का बढ़ता चला जा रहा है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। देन स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया, इंडिया हैज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिया के पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं आज भी। The Indo-Gangetic plains are the most fertile regions in the world, suitable for cultivation of food crops. और जो इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स हैं, जिसको आप नॉर्थ इंडियन प्लेन्स भी कहते हैं, जो गंगा के आसपास के इलाके हैं, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है। क्यों फर्टाइल है? क्योंकि गंगा के पानी में पर्वतों से, पहाड़ों से बहुत सारा सॉइल, जो मिनरल्स हैं वो बह के आ जाती हैं और वो प्लेन्स में सेटल हो जाती हैं। इसी तरह से वहाँ की जो सॉइल है, खादर और बंगा, वो एलुवियल सॉइल है, यानी कि वो बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल है, जिसमें हर तरह का अनाज उत्पन्न होता है, बहुत ज्यादा तादाद में उत्पन्न होता है। मतलब आप नेचुरल कोई फर्टिलाइजर ना भी डालो तब भी यहाँ की उर्वरा शक्ति जो है, फर्टिलिटी है, पृथ्वी की, सॉइल की बहुत ज्यादा, हर तरह का फूड क्रॉप होता है। तो इसका मतलब नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, आयरन ओर वगैरह हमारे पास, हर तरह का मिनरल है हमारे देश में, प्लस हमारा जो सॉइल है वो भी बहुत फर्टाइल है, हर तरह का फूड क्रॉप है। द ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, और हमारे कपास की खेती बहुत होती है, कॉटन जो सूती कपड़ा बनता है उसकी खेती बहुत अच्छी है। डेक्कन प्लेट्यू की जो ब्लैक सॉइल है बहुत अच्छी है। फिर इंडिया फॉरेस्ट सपोर्ट अ प्लेथोरा ऑफ फ्लोरल एंड फॉनल बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी बहुत है। बायोडाइवर्सिटी में दो चीजें आती है, फ्लोरल एंड फॉनल। फ्लोरल यानी कि जो प्लांट लाइफ है बहुत ज्यादा है, हर तरह का हमारे यहाँ पे जो पौधे हैं, श्रब्स है, हर्ब्स है, हर तरह के मिलते हैं, पेड़ पौधे हर तरह के हैं। फिर फॉनल, हमारे यहाँ जो जानवर हैं, हर तरह के जंगली जानवर हैं, या जो फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा तादाद में हमारे पास वैरायटी, बायोडाइवर्सिटी बहुत है। द कंट्री हैज रिच डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट, कॉपर, क्रोमेट, diamonds, gold, lead, lignite, manganese, zinc, uranium, and accounts for 8% of the world's total iron ore reserves. तो मतलब 8% का लगभग 1/10 पोर्शन आयरन ओर का इंडिया में, इतने सारे देश हैं, सोचिए 1/10वां हिस्सा हमारे पृथ्वी का जो आयरन है वो हमारे लगभग देश में है, लगभग 10वां हिस्सा। और बाकी मिनरल देखिए, यूरेनियम है, डायमंड है, हर तरह का गोल्ड, सिल्वर, हर तरह का मिनरल हमारे देश में मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया इज वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड सॉइल फर्टिलिटी। दैट प्रेशर ऑन एनवायरमेंट ऑफ इंडिया, हालांकि इंडिया बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, लेकिन यहाँ पे एनवायरमेंट पे प्रेशर कितना है वो देखना है हमें, कि दबाव कितना पड़ रहा है, कितना बोझा ढोना पड़ रहा है। इंडिया इज द हैबिटेट ऑफ नियरली 18%, ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। भाई देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा, उसके हिसाब से ज्यादा ही है जितने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब पूरे नहीं पड़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे, ठीक है। अब हमारे पास 18% संसार की पॉपुलेशन, यानी 1/5 लगभग पॉपुलेशन है हमारे पास में, बट जस्ट ऑक्युपाइज ओनली 2.5%। अब पॉपुलेशन तो लगभग 1/5 है, लेकिन एरिया कितना है, सिर्फ 2.5% है हमारे पास है पूरे विश्व का। मतलब ये समझिए बहुत ही कम एरिया है हमारे पास वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल एरिया। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन हैज डिमिनिश्ड द वैल्यू ऑफ एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज। इसकी वजह से क्या हुआ है
कि हमारी जो अबंडेंस है ना रिसोर्सेज की वो बेकार है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा वो सबको खा जाएगी, हर चीज को खत्म कर देगी, हमारी अबंडेंस का कोई मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस होगी यहाँ पे, उसका कोई वैल्यू नहीं रही। Due to which nearly 21.9% of the country's population is surviving below poverty line. इसी वजह से हमारे 21.9% जो जनता है हमारे देश की वो पॉवर्टी लाइन के अभी भी नीचे है। पॉवर्टी लाइन के नीचे होने का मतलब क्या है? स्ट्रगलिंग फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। जो खाने आधारभूत खाने मतलब 2 टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा उन्हें ढंग से, उन्हें कपड़े ढंग से नहीं मिल पा रहे, और ना ही उनके पास कोई घर है रहने के लिए, वो कहीं भी झुग्गी झोपड़ी में अपना जीवन यापन करते। तो पॉवर्टी लाइन के नीचे हमारी पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे, एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर है पॉपुलेशन। एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया क्या क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग ओवर यूज्ड और ओवर एक्सप्लॉइटेड, एक्सीडिंग द रेट ऑफ इट्स जनरेशन रीजनरेशन। तो हमारे देश के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, फ्लोरा है, फौना है, वो इतना ज्यादा हम बढ़ नहीं रहा, उसका रीजनरेशन बार बार, जैसे कहते हैं ना कि भाई पेड़ काटा है तो उगा भी लो, एक पेड़ काटो तो एक उगा भी लो, तो ऐसा नहीं हो रहा है। हम 50 पेड़ काट रहे हैं और एक ही उगा रहे हैं, तो हमारा जो इम्बैलेंस है वो हो रहा है, रीजनरेशन बहुत कम है। देन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वेस्ट आर जनरेटेड मोर देन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। हमारी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, बोझल होने की शक्ति पृथ्वी की, उससे ज्यादा उत्पन्न कर रहे हैं, हम पैदा कर रहे हैं पोल्यूशन को, वेस्ट को। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन आर इंक्रीजिंग एट अलार्मिंग रेट्स, और बहुत ही अलार्मिंग मतलब कि बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, क्रिटिकल वैल्यूज पे जा रहे हैं। इससे ज्यादा हो गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे इस साल से। देन इंडिया इज इन द मिडस्ट ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, और हमारे देश में एनवायरमेंटल क्राइसिस है। हमारा देश एनवायरमेंटल क्राइसिस से जूझ रहा है। कैसे? द डायकोटोमी ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस डिग्रेडेशन इन इंडिया। डायकोटोमी मतलब 2 तरह का, डाई मतलब 2 तरह का यहाँ पे है हमारे पे एनवायरमेंटल क्राइसिस। कौन कौन सा है? एक तो पॉवर्टी इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल क्राइसिस है, डिग्रेडेशन है। दूसरा है एफ्लुएंस इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पॉवर्टी का मतलब है गरीबी की वजह से हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है, क्राइसिस आ गया है। और दूसरा हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारी ग्रोथ की वजह से भी आ गया है। अब ग्रोथ की वजह से, पॉवर्टी की वजह से कैसे, ये देखते हैं। पॉवर्टी इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है कि गरीबी की वजह से हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। वो कैसे? पॉवर्टी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ा कारण है पॉवर्टी, गरीबी। इट अकर्स ड्यू टू ट्री फेलिंग एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज फॉर लाइवलीहुड। अब उनके पास जीवन यापन करने के या जीवन को जीने के साधन नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, खाना कहाँ से खाएंगे? पेड़ काटो, लकड़ी बेचो और खाना खा लो, वो उनके पास जीवन यापन करने का साधन है, जीवन जीने का। तो पेड़ बहुत काटे जाते हैं हिली एरियाज वगैरह में। तो देन ट्री फेलिंग लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। इसकी वजह से हमारा जो फॉरेस्ट कवर है, ट्री कम होते जा रहे हैं, एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज अकरिंग, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता जा रहा है। देन effluence induced expanding production activity is the principal cause of environmental degradation in the urban areas। अब रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो भाई पेड़ काट के गरीबी की वजह से पेड़ काट रहे, इसलिए डिग्रेड हो रहा है एनवायरमेंट। लेकिन अर्बन एरियाज में, शहरी यहाँ एरियाज में क्या इंडस्ट्रीज लगा दी हमने, उसकी वजह से सीवेज में वेस्ट जा रहा है, धुआं उड़ रहा है आपकी फैक्ट्रियों से, और बहुत सारा हमारा जो ट्रैफिक है, हमारी गाड़ियां चल रही है, रेलगाड़ी, मालगाड़ी, आपकी पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी चल रही है, जिसकी वजह से हमारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल स्मोक इज पॉल्यूटिंग द एयर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इज पॉल्यूटिंग द वाटर। जो वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, वो वाटर में, सीवेज में जा रहा है, धुआं हवा को खराब कर रहा है, वेस्ट पानी को खराब कर रहा है। एक्सपेंशन ऑफ वेहिकुलर ट्रैफिक इन द वेक ऑफ एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी इज जनरेटिंग नॉइज पोल्यूशन बिसाइड्स कंट्रीब्यूटिंग टू द एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब जो वेहिकुलर ट्रैफिक है, व्हीकल्स है, हमारी गाड़ियां है, कार है, मोटर है, बाइक है, सर ये क्या करती हैं? इनका क्या है? ये नॉइज पोल्यूशन, पै 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 गाड़ियां जब हॉर्न बजाती रहती हैं तो नॉइज पोल्यूशन हो गया, आवाज का पोल्यूशन होता है ना, आपने सुना होगा। और दूसरी बात, जो इनकी जो हीट है वो जनरेट हो रही है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो वो हीट को ट्रैप कर रहा है CO2, उसकी वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। अब यहाँ तक हमने इस पार्ट में कर लिया। अब जो नेक्स्ट जो पोर्शन है, हाफ है, अदर हाफ है हमारे चैप्टर का, हम पार्ट 2 में करेंगे। इस पोर्शन को आप ढंग से समझ लिया होगा, मुझे लगता है ऐसा। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर आप डिस्कस कर सकते हैं। आगे पार्ट 2 में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।